सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू अनदर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर। एक और डोज ऑफ करंट अफेयर में आप सबका मैं आकाश देव तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इस डेली करंट अफेयर में, अगर आप पिछले कुछ दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने काफी चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए हैं। सबसे बड़ा चेंज है कि इसको बायलिंगुअल बनाया गया है, द्विभाषी बनाया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है आकाश सुंदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल पे। सो आई रियली होप कि दीज चेंजेस हैव ब्रॉट अ गुड रिवीजन स्ट्रैटेजी इन एक्शन। आपकी रिवीजन अच्छी हो रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछें जिससे कि आपका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है वो झलके। कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हो सकता है अराउंड द करंट अफेयर, अगर है आपके दिमाग में तो बेझिझक आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। रियली वुड अप्रिशिएट एनी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएफ जो है आपको रेगुलर बेसिस पे आकाश देव जी के बूस्टर नाम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं इजीली। आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कैन दैट। शुरुआत करना चाहूंगा मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, अब ये ऐसी न्यूज है जो मुझे ऐसा लगता है सबको पता चल गई होगी, बट इन केस कोई ऐसा है जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आईपीएल जो क्रिकेट का एक बहुत बड़ी लीग है इंडिया में, आईपीएल का जो मुकाबला है, आईपीएल जो 2024 है, उसको फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है उसने सनराइजर हैदराबाद को हरा के अपने नाम कर लिया। चेन्नई में एक बहुत शानदार मुकाबला हुआ, एक तरफा मुकाबला बोलना चाहूंगा, वन साइडेड मुकाबला था जिसको कोलकाता नाइट राइडर ने अपने नाम किया। तो आईपीएल 2024 के जो चैंपियंस हैं वो फाइनली कोलकाता नाइट राइडर टीम बन चुकी है। ये आई थिंक आपको पता होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं वहां से अभी तक की जर्नी देखता हूँ आईपीएल की एज अ टूर्नामेंट, तो हमने क्या देखा, चेन्नई सुपर किंग 5 बार जीता। 2010 में, 11 में, फिर ये 18 में जीता, 21 में जीता और 23 में जीता। ठीक है। उसी प्रकार से मुंबई इंडियन भी आप देखोगे कितनी बार जीता है, 5 बार जीता है। मैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ डिनोट करवा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बाई चांस कि आईपीएल में मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है। तो आपने ध्यान में रखना है कि बोथ आर मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स बेटे। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 5 बार दोनों ने टाइटल जीता है, चाहे मुंबई इंडियन हो चाहे चेन्नई सुपर किंग हो। मुंबई इंडियन को रोहित शर्मा ने लीड करवाया था, चेन्नई सुपर किंग्स को एम एस धोनी लीड करवाते रहे। तो इन इन दोनों टीमों ने 5 5 टाइटल जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर की बात करूं तो ये इनकी थर्ड टाइटल है। 2012 में जीता था, 2014 में, अब ये 2024 में जीता। तो जस्ट टू मेक श्योर यू नो दीज माइनर थिंग्स, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था, ये आपके समक्ष पूरी की पूरी पिक्चर है आईपीएल की। तो दिस कैन सर्टनली हेल्प यू इन आंसरिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टूर्नामेंट। दूसरी बात यह है कि स्पॉन्सर कौन है, तो टाटा है। वो तो आपको पता ही है, टाटा आईपीएल हम बोल ही रहे हैं। इसमें क्या होता है, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप होता है, ये आपको पता होगा, बट सिंस टूर्नामेंट खत्म हुआ तो मेरा बताना फर्ज है। ऑरेंज कैप मतलब मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला जो एक प्लेयर होता है उसको ऑरेंज कैप से नवाजा जाता है। 741 रन्स बनाए हैं विराट कोहली ने। रन मशीन भी कई बार बोलते हैं, आरसीबी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने पर्पल कैप को अपने नाम किया। उसी प्रकार से हर्षल पटेल जो है पंजाब की टीम से, उनको पर्पल कैप मिली। तो आप ये ध्यान में रखें, ऑरेंज कैप है उसके लिए जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, पर्पल कैप उसके लिए जो सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाता है, विकेट्स जो लेता है। तो यहाँ पे हर्षल पटेल को मिला। ये इन दोनों ने वैसे फाइनल नहीं खेला, इन दोनों टीम से फाइनल नहीं खेला, ना तो पंजाब था ना रॉयल आरसीबी जो बैंगलोर की टीम नहीं थी। बट ये कुछ कुछ डिटेल्स थी जो मुझे लगा आपसे मैं शेयर कर दूं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। हम बात करते हैं बेटे अनुसुईया सेन गुप्ता की। सो अनुसुईया सेन गुप्ता जो है ये बहुत एक बड़ा नाम बन चुकी है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में तो आपको पता ही होगा। फेस्टिवल दे कांस कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है। ठीक है। तो वहां पे बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है इन्होंने अपने नाम कर लिया ना। दैट एक्चुअली इज अ बिग न्यूज, हमारे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की हम बात करते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं, तो अनुसुईया सेन गुप्ता को वो मिला है। एक द शेमलेस मूवी है जिसको बुल्गारिया की जो के वोजनोव एक फिल्म मेकर है उन्होंने बनाया, और उसके ही बेसिस पे यहाँ पे मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि कांस फिल्म फेस्टिवल पे इस मूवी को दिखाया गया और उसके बेसिस पे यहाँ पे अनुसुईया सेन गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। ये आप ध्यान में रखें।
क्योंकि मैं कांस की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ कुछ और चीजें यहाँ पे पिक करना चाहूंगा। जैसे एक बहुत बड़ी बात है, एक ना ग्रॉ प्री जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड होता है, ये किसको मिला है? पायल कबाडिया को मिला है। इन्होंने जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो मूवी बनाई उसके बेसिस पे मिला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ 2 नर्सेज। वो बहुत एक इंटरेस्टिंग मूवी है। तो देखो, सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है इस फेस्टिवल में वो होता है पाम डियोर अवार्ड, इतना मैं आपको बता दूं। लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है वो होता है ग्रॉ प्री अवार्ड। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब दिस मूवी बाय पायल कबाडिया वेंट ऑन टू विन द ग्रॉ प्री अवार्ड। ये ग्रैंड प्रिक्स बोल सकते हो, वैसे ग्रॉ प्री बोलते हैं फ्रेंच में। तो ग्रॉ प्री अवार्ड या फिर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो पायल कबाडिया की मूवी है इसको मिला है। तो ये बस ध्यान में रख लेना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है? अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला, ये आप ध्यान में रखना। और एक और अवार्ड है, क्योंकि इंडियंस ने इस बार धूम मचा दी है वहां पे, ला सिनेफ अवार्ड जो है वो मिला है यहाँ पे सन फ्रांस वर द फर्स्ट वन टू नो। ये मिला है एफटीआई, एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का फिल्म मेकिंग का। तो वहां पे स्टूडेंट जो है सीएस नायक, ही बैग द फर्स्ट प्राइज इन द ला सिनेफ सेक्शन। तो ये बस ध्यान में रखना। यहाँ पे सीएस नायक की हम लोग बात कर रहे हैं, एफटीआई पुणे के स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हैं 2 फिल्म मेकर, एक एक्ट्रेस जो है, उन्होंने मतलब बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है जैसे कि आप जानते हैं वहां पे भारत का नाम रोशन किया। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग अहेड, अब ध्यान में रखना एक बहुत न्यूज में है मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही मिशन है, मिशन ईशान की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये किस तरह से गेम चेंजर होगा, ईशान का मतलब क्या, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने टॉक अबाउट द फुल फॉर्म। देखिए, किसी भी फुल फॉर्म ना स्कीम की आपको पता होना, या मिशन है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसके पता होना जरूरी है। फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म। पहले तो अब ये ध्यान में रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ ये है क्या? इट इज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइनिंग इंडियाज एयर स्पेस फॉर एनहांस्ड एफिशिएंसी। मतलब देश भर का जो एयर स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, उसको और बेहतर बनाना है, हमने यूनिफाई करना है। मैं आपको बताता हूँ क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ एयर स्पेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद फ्लाइट्स, तो जैसे एक तो मतलब हमारे 4 सेक्शंस बनते हैं इंडिया में। जैसे ये दिल्ली का बन गया, इधर ईस्ट में आप जाओगे तो कोलकाता का ये वाला एरिया बन जाता है, इधर चेन्नई का बन जाता है, इधर मुंबई का बनता है। ठीक है, तो 4 हमारे पूरे के पूरे सेक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इन केस यू आर नॉट एबल टू सी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बेटर। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इसको हम एफआईआर बोलते हैं, मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन बोलते हैं। तो ईच डिवीजन इज नोन एज अ पर्टिकुलर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। अब क्योंकि यहां पर 4 एफआईआर्स हैं, तो ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से हम लोग इसको एक कर दें, किस तरह से हम इसको मर्ज करने की कोशिश करें, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं मैं। उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग द टास्क टू एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड इंडियन स्काई। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं यूनिफाइड इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। और आप ये ध्यान में रखें, एटीएम मतलब क्या होता है? एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया। और ये कहां पर स्टैब्लिश करने का प्लान है? नागपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इन चारों के बजाय एक जो यूनिफाइड सिस्टम है वो नागपुर में स्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं। अभी अभी टाइम लगेगा। तो मैंने क्या बताया, हमारे पास 4 एफआईआर है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो हमारा एक वैसे गुवाहाटी में सब एफआईआर भी है नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन मेन 4 ही एफआईआर है। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि हम लोग मर्ज करेंगे इनको कहां पे? नागपुर में। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ सकता है, तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने रिक्वेस्ट किया है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू स्टडी द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द ईशान एटीएम। ईशान एटीएम मतलब, ईशान पहली बात तो हो गया इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड। एटीएम क्या है? एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, और हम लोग वर्कलोड भी कम देखेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स पे जो होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाईजैकिंग जैसे जो जो इंसिडेंट हो सकते हैं उनको भी टाला जा सकता है। और कहने का मतलब है कि काफी स्ट्रीमलाइन सिस्टम करने का प्लान है, ये आप ध्यान में रखना। एक इंपॉर्टेंट जो आइडिया ये कहां से आया वो मैं आपको बता दूं। जो इंडियन एयरफोर्स का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, उसी प्रकार ईशान इज आल्सो एमिंग टू रेप्लिकेट द कॉम्प्रिहेंसिव रियल टाइम एयर स्पेस मैनेजमेंट अक्रॉस सिविलियन एविएशन। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंप्रूव्ड इमरजेंसी रिस्पांस होगा, सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, काफी बेहतर सिस्टम होने वाला है। तो भारतीय वायुसेना जो है
वहां से हमने बहुत इसकी इंस्पिरेशन ली है, मतलब ये जो न्यूज आइटम है वहीं से ओरिजिनेट हुई है, ध्यान में रखें। ठीक है, तो ईशान क्या है ये आपको पता चल गया है। व्हाट एग्जैक्टली इज ईशान, एफआईआर्स क्या होते हैं, भारत में कितने एफआईआर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है इस प्रॉपर इमेज में। आगे बढ़ते हैं, ये आप थोड़ा सा देख भी सकते हो यहाँ पे, इफ यू कैन सी क्लियरली। तो सुनो, ये देखो, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन होता है, इट्स अ एयर स्पेस विद इन द फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन which when entered subject the aircraft to scrutiny by India। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे एयर स्पेस को काफी सिक्योर रखती है चीजें, तो हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड बेटे, 10वीं जो अंतरराष्ट्रीय या बोलो विश्व जल फोरम जो है या वर्ल्ड वाटर फोरम जो है, इट हैज स्टार्टेड इन बाली इंडोनेशिया। पहली बात तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द लोकेशन, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा वर्ल्ड वाटर फोरम के ऊपर, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखना। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता दूं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसका जो पैम्पलेट है, इसका जो मेन ओपनिंग थीम है वो आपको देख पा रहे हो। 10th वाटर फोरम, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम है, और इसकी थीम क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। When I look at the theme, you got to understand it very clearly। ये क्योंकि थीम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, दिस इज द थीम। वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इज द थीम ऑफ दिस इवेंट। अभी हमने क्या देखा, ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ है बाली यानी कि इंडोनेशिया में, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो, ये जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो वहां के जो राष्ट्रपति है, जैसे ये आप देख सकते हैं जोको विडोडो, ही वाज देयर। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कुछ महीनों के लिए ही है ये, क्योंकि अगर आपको पता हो, प्रबोवो सुबियांतो ये न्यू प्रेसिडेंट है इनके, जो कार्यभार अभी अपना संभाले नहीं है, संभालेंगे लगभग 20 अक्टूबर के बाद से। ये इनको जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उनको रिप्लेस करके नए प्रेसिडेंट बनेंगे इंडोनेशिया के। ही इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ इंडोनेशिया। तो अभी उनकी मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उनकी टर्म अभी खत्म होनी है, तो उसके बाद प्रबोवो सुबियांतो जो है वो न्यू प्रेसिडेंट होंगे इंडोनेशिया के। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया बिकॉज यू नेवर नो, पर्सन इन न्यूज के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटे। यहाँ पे अब ये भी पर्सन इन न्यूज की न्यूज है, मैं इतना बस आपको बताना चाहूंगा। वाइस एडमिरल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह है, ही इज द न्यू कमांडेंट ऑफ एनडीए। तो आपको पता होगा एनडीए खड़गवासला, ठीक है, वहाँ 12th के बाद जाते हैं जो भी मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स एज अ ऑफिसर सर्व करना चाहते हैं, दे क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए एंड देन दे गो इनटू दिस एकेडमी। तो उनके उसी एकेडमी के कमांडेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, सिंपल। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है अबाउट साइक्लोन रेमल। ये काफी न्यूज में था, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइक्लोन रेमल ये। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि साइक्लोन रेमल अभी कहाँ पर हिट किया, उसने बे ऑफ बंगाल में हिट किया बेटे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसने वेस्ट बंगाल में, इनफैक्ट कोलकाता में, फिर बांग्लादेश में तो ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, उड़ीसा वगैरह में हमने इसका इम्पैक्ट देखा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जायजा लिया सिचुएशन का, कि सिचुएशन कैसी है। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसकी लैंडफॉल को देखें तो हमने देखा ही जो बंगाल है और ऑफकोर्स बांग्लादेश है, ये वाले एरिया पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा। सम पार्ट ऑफ उड़ीसा ऑफकोर्स वाज इम्पैक्टेड। सो ये बस ध्यान में रखना कि कहाँ आया, अरेबियन सी में आया, बे ऑफ बंगाल में आया, कहाँ पे आया, तो बे ऑफ बंगाल में आया, बंगाल की खाड़ी से हमने देखा साइक्लोन यहाँ पे बढ़ा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्रॉपर चर्चा और परिचर्चा करनी चाहूंगा। दिस जेन्युइनली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखें, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, वीपो की। तो वीपो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं ये न्यूज पे आऊंगा। वीपो मतलब क्या होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू कांट सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी नाउ, इट्स विजिबल। तो वीपो की फुल फॉर्म समझ लो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट बेसिकली इज वीपो। बहुत बढ़िया। नाउ हैविंग सेड दैट, ये 1967 में, लगभग 56 साल पहले बनी थी, और इसके हेडक्वार्टर्स पे क्वेश्चन आता है कहाँ पे, जिनीवा में है। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या देखा, वीपो ट्रीटी हुई ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, मैं बताऊंगा इसका क्या इम्पैक्ट है। इनफैक्ट डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन जेनेटिक रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल नॉलेज जो हुई, उसके बेसिस पे ही हमने इसकी बात किया। देखो, ये कहा जा रहा है ये जो वीपो की ट्रीटी है, इट्स एक्चुअली अ बिग विन फॉर कंट्रीज, स्पेशली जो बहुत ज्यादा अमीर कंट्रीज नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो जिसको हम ग्लोबल साउथ भी बोल देते हैं, उसके लिए एक बहुत खुशी की बात है। मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको ये बात समझनी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो सिस्टम है, नॉलेज एंड विजडम विच हैव लाइक सपोर्टेड इकोनॉमीज, समाज यानी कि सोसाइटीज, कल्चर को, उसको अब ग्लोबल आईपी सिस्टम में डाला गया है ताकि उसको कॉपी ना किया जा सके ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकल कम्युनिटीज हैं और उनके जो जीआर है यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज, और एटीके यानी कि एबोरिजिनल ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, उसको ग्लोबल आईपी कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मैं अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश में भी आप देखेंगे कि वी हैव गॉट वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे मान लो एक चंबा का आप एग्जांपल लेते हो, वहां पे लोगों की कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो उसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो डॉक्यूमेंट करने की पूरी कोशिश होती है। अगर वो ग्लोबल आईपी सिस्टम का पार्ट बनेगा, तो अगर कहीं पे भी कोई उसको कॉपी कर रहा है या उसको कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रोका जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे हर कंट्रीज जो है उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पे रिकॉग्निशन जो मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल कम्युनिटीज जो है उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बचा के रखा जा सकेगा। दिस इज द मेन आइडिया। तो ये बस याद रखना, जीआर मतलब क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेस, और एटीके क्या है, एबोरिजिनल ट्रेडिशनल नॉलेज। ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन केस आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। तो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वीपो की ट्रीटी हो रही है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो वो किसके ऊपर है, इसी के ऊपर है, ये बस आप ध्यान में रखिएगा। और ग्लोबली इसको काफी लॉर्ड किया जा रहा है, इसकी तारीफ की जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। तो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है आपको पता चल चुका है कि आपका जो मतलब आसपास की जो कई जनरेशन से, जो कई पीढ़ियों से आपकी जो नॉलेज आ रही है कि भैया बीमारी को ऐसे ठीक कर सकते हो, जो लोकल देसी इलाज वगैरह होते हैं, उसी को यहाँ पर प्रॉपर रिकॉग्निशन देने की बात हुई है। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। हमेशा की तरह आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आकाश देव जी के बूस्टर पे। कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। आई रियली होप दिस इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, क्योंकि कोशिश की जाती है इस सेशन को बहुत सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और टू द पॉइंट बनाने के लिए। आपका दिन शुभ मंगलमय रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे अपडेट्स के लिए। दैट्स मी आकाश देव साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।